दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी का 56 लेक्चर हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम जो हमारी नई टॉपिक अभी चल रही थी कृषि और पशुपालन यानी एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, उसका आज हम दूसरे लेक्चर को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं कृषि विधियों के बारे में एवं उसके प्रकार के बारे में। ठीक है, देखिए कृषि की बहुत सारे प्रकार हैं। अगर मैं फार्मिंग मेथड्स की बात करूं तो आप अलग अलग मेथड्स के बारे में नाम सुना होगा, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन है यानी आपका स्थानांतरित कृषि हो गया, सब्सटेंस हो गया, ड्राई हो गया, वेट हो गया, टेरेस हो गया, कमर्शियल हो गया, प्लांटेशन हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, एक्वाकल्चर हो गया, एक्वापोनिक्स हो गया, सी वेड हो गया और आपका कोऑपरेटिव हो गया, मिक्स्ड हो गया। इस तरह के बहुत सारे कृषि के प्रकार हैं, तो उन प्रकारों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली बहुत सारे लोगों को यह लगेगा कि ये टॉपिक एग्रीकल्चर का है, बट आप याद रखिए जब आप भारत का भूगोल ये टॉपिक कवर करते हैं तो यहां पर भी आपको कृषि और पशुपालन के बारे में जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और एक बात और याद रखिए कि स्टडी 91 का एप्लीकेशन आ चुका है, तो अगर आप चाहते हैं सिस्टमेटिक वे से पढ़ाई करना तो आप जरूर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, क्योंकि यहां पर आपको जो वीडियो क्लास मिलता है वो दो अलग अलग भागों में मिलता है, वो भी फ्री वीडियो क्लास। ठीक है, एक तो सब्जेक्ट वाइज वीडियो क्लास, यानी अगर आप चाहते हो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अलग अलग विषयों को पढ़ना चाहते हो तो आपको सीक्वेंस से वीडियो मिल जाएगा। वीडियो जो होगा वो ठीक यूट्यूब की तरह की है। ठीक है, जैसे यूट्यूब में बड़ा आपको आसान लगता है वीडियो को प्ले करना या किसी चीज को ढूंढना, उसी तरह से वहां पर भी आपको चीजें दी गई हैं, प्लस एग्जाम वाइज वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यानी अगर आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, लिमिटेड मटेरियल आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग वहां प्रोवाइड किया गया है। तो जल्दी से आप स्टडी 91 का ऐप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी और भी ज्यादा बेहतर हो पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कृषि प्रकारों में हमारे पास है स्थानांतरित कृषि। ठीक है, बड़ी फेमस है और आप सभी जानते हैं, इसके कई सारे नाम हैं, नाम सुना होगा, जैसे झूम खेती का नाम सुना होगा ना, झूमिंग खेती या झूम खेती, झूम कृषि, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर, स्थानों पर इसके अलग अलग नाम भी। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, सुनिएगा। लिख रहा है यह कृषि, ठीक है, यह कृषि की सबसे प्राचीन विधि है। इसके अंतर्गत किसी विशेष स्थल की वनस्पति को काटकर या जलाकर साफ कर दिया जाता है, फिर उस स्थान पर कृषि की जाती है। इसीलिए इसे कर्तन एवं दहन की खेती या फिर पैड़ा पद्धति के नाम से भी जानते हैं। पहली बात, इस टॉपिक को अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो आप ये याद रखिए कि पर्टिकुलर एक चीज का नाम कितना हो सकता है। पहला नाम था स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित मतलब जो आप स्थान बदल बदल कर करते हो। देखिए इस तरह की खेती पहाड़ों पर होती है, पहाड़ी एरिया पर। ठीक है, क्योंकि वहां पर और जगह नहीं होता है, तो पहाड़ों पर सबसे पहले जंगलों को, वनों को काट कर, जलाकर साफ किया जाता है। ठीक है, जब वहां से पेड़ पौधे हट जाते हैं, अब आप कहोगे सर ऐसे में तो हरे पेड़ पौधे भी काट दिए जाते होंगे। हाँ सर, इसका मतलब पर्यावरण का नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा नुकसान कृषि की, अगर किसी पद्धति में पर्यावरण का सबसे ज्यादा नुकसान होता है तो वह कौन सी पद्धति? वह है स्थानांतरित कृषि। ठीक है, स्थानांतरित, इसी को इंग्लिश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं या शिफ्टिंग फार्मिंग बोला जाता है, इसको याद रखेगा। प्लस एक दूसरा नाम दिया पैड़ा पद्धति। पैड़ा पद्धति भी इसी का नाम है। एक और नाम है कर्तन एवं दहन खेती। कर्तन यानी काटना, दहन माने जला देना। ठीक है, क्योंकि काट कर जलाकर एक खेती की जाती है, तो इसको आप याद रखेगा। अच्छा, फिर क्या होता है सर, मान लीजिए हम किसान हैं, हमने क्या किया, हमने एक पर्टिकुलर भू क्षेत्र को खाली करा दिया। ठीक है, कैसे? काट कर जलाकर वहां खेती किया। फिर क्या होगा सर, फिर कुछ समय में वहीं खेती करूंगा। जब तक हमारे मिट्टी में उपजाऊपन बना रहेगा तब तक करूंगा। जब हमें लगेगा कि मिट्टी अब अनुपजाऊ हो गया है तो मैं उस स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर जाकर के फिर से पेड़ों को काटूंगा, फिर से जला के फिर से उसे खेती योग्य तैयार करूंगा। सर ऐसे तो पूरा का पूरा पहाड़ ही क्या हो जाएगा, वन विहीन हो जाएगा। अरे वन विहीन हो नहीं जाएगा, हो चुका है, हो चुका है, आप याद रखिए। ठीक है, करा इस प्रकार कुछ समय तक भूमि पर कृषि करने के बाद जब उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है तो कृषक उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इस विधि से पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है। बिल्कुल सही है। सर जल्दी से बता दीजिए तो इस तरह की खेती कहां की जाती है? इतने खराब तरीके की खेती कहां होती है? तो दोस्तों याद रखिए, पूर्वोत्तर भारत जो है, यानी आप असम साइड चले जाओ, अरुणाचल साइड चले जाओ, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी जो पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं वहां पर सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ये अलग अलग राज्य दे रहे हैं, करा यहां पर खेती की जाती है। इतना ही नहीं, आपको मध्य प्रदेश में भी कुछ जगह पर मिल जाएंगे, छत्तीसगढ़ में भी मिल जाएंगे, राजस्थान में मिल जाएंगे, यानी यहां के कुछ सीमित स्थानों पर भी इस तरह की स्थानांतरित कृषि देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिख रहा है कि अलग अलग राज्यों में
अलग अलग स्थानों पर इसे भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक है, अभी जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हमने कहा भाई ये कर्तन एवं दहन खेती है, या फिर ये स्थानांतरित कृषि है, या फिर ये पैड़ा पद्धति है, या फिर ये शिफ्टिंग फॉर्मेशन है, या फिर ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, ऐसा हमने कहा। अब देखिए अलग अलग लोग क्या कहते हैं। अगर मैं पूर्वोत्तर भारत की बात करता हूं तो वहां इसे झूम खेती या झूमिंग खेती कहा जाता है। सिंपल है, जो आप जानते हो। अगला है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़। ठीक है, तो याद रखेगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले बेल्ट में इसे कहा जाता है पेंडा। पेंडा, हमने पैड़ा पद्धति पढ़ा, यहां पेंडा दे रहा है, तो याद रखेगा पेंडा हो गया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पेंडा आंध्र प्रदेश में भी कहा जाता है। ठीक है, मासा, पेंडा, बेरा, बेवर, देप्पा, डेप्पा, डहिया। ठीक है, ये सभी अलग अलग नाम हैं। ठीक है, लोग ऐसा नहीं कि डहिया में कुछ अलग होता है, जो डहिया खेती है ना इसमें भी ये किया जाता है। ठीक है, पहले खेतों को साफ कर दिया जाता है, पेड़ पौधों को हटाकर फिर वहां खेती की जाती है। तो ये कहीं तरह की खेती, बस नाम अलग अलग हैं। उसी तरह से कह रहा है उड़ीसा में इसका नाम है पोडू। क्या नाम है? पोडू, पामाडाबी, ब्रिंगा और कुमान। ठीक है, इसको याद रखिए। आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा, बिहार में दोस्तों टोंगिया कहा जाता है, झारखंड में कुरुआ कहा जाता है, केरल में ओनम कहा जाता है। तो इसको आप याद रखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, परीक्षा में कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जीविकोपार्जी कृषि। जीविकोपार्जी नाम में ही जैसा लग रहा है कि जीविकोपार्जन के लिए, यानी अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए खेती की जा रही है, इसका और कोई उद्देश्य नहीं है। तो बिल्कुल यही है दोस्तों, याद रखिए। इसीलिए इसको कहा गया सब्सिस्टेंस फार्मिंग। क्या कहा गया? सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी जीविकोपार्जी कृषि। करा इसके अंतर्गत न्यूनतम भूमि से अधिकतम उपज मिले, यानी जो हमारी छोटी सी भूमि है उसी में हम कितना ज्यादा से ज्यादा अन्न उपजा लें। ठीक है, ये काम किया जाता है। करा उपज के अधिकांश भाग का प्रयोग कृषक, यहां पे लिखिएगा कृषक, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करता है। अगर इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मिट्टी की उर्वरता, ठीक है, और पर्यावरणीय परिस्थितियों आदि पर निर्भर करती है। हमारे गांव में इस तरह की कृषि होती है जहां पर खेती केवल अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इतना छोटा खेत है कि उसमें उससे ज्यादा उनको मिल ही नहीं पाता है कि अपने के अलावा दूसरों के बारे में सोच पाए या बाजारों में बेच पाए। ठीक है, तो याद रखेगा। करा इसे गहन कृषि या फिर जीवन निर्वाह कृषि, यानी जीवन को निर्वाह करने के लिए खेती की जा रही है, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए किया जाता है। करा विश्व की आधी जनसंख्या इसी तरह की कृषि कार्यों में संलग्न है। ठीक है, तो याद रखेगा। ये हो गया। तीसरा पार्ट दे रहा है शुष्क खेती। शुष्क यानी ड्राई। ड्राई यानी जो शुष्क वाले स्थान पर होते होंगे, जैसे राजस्थान वाले क्षेत्र में जहां कम वर्षा वाला होता होगा क्षेत्र, वहां पर। तो याद रखिए, बिल्कुल सही है, ड्राई फार्मिंग, शुष्क खेती। लिख रहा है इसे कहीं कहीं वर्षाधीन या असिंचित खेती के नाम से भी जानते हैं, लेकिन यह सही नहीं है, गलत है। हमें वर्षाधीन या असिंचित खेती का नाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि दोनों में थोड़ा अंतर है। अगर मैं वर्षाधीन की बात करूं तो सबसे पहले वर्षाधीन शब्द का आप पोस्टमार्टम कर दीजिए। वर्षाधन अधीन यानी एक ऐसा खेत जो वर्षा के अधीन है, यानी जो डिपेंड है, जो निर्भर है, जो पूरी तरह से निर्भर है कि बरसात होगा तभी कुछ हो पाएगा, वरना कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो पूरी तरह से निर्भर है। ऐसे खेत को, ऐसी खेती को वर्षाधीन खेती या असिंचित खेती का नाम दिया जाता है। असिंचित खेती का नाम दिया जाता है जो पूरी तरह से वर्षा पर ही निर्भर है। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों किसकी, अगर मैं बात करूं शुष्क खेती की, तो याद रखिए यहां वर्षा का बहता हुआ जल एक जगह स्टोर किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, फिर उस जल का यूटिलाइजेशन किया जाता है, तब उससे खेती की जाती है। देखिए बात वही है, डायरेक्ट वर्षा के ऊपर निर्भर हो गए, वह असिंचित खेती है, वो वर्षाधीन खेती है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसी वर्षा के जल को स्टोर कर लिए कहीं भी, किसी टैंक में, किसी तालाब में, किसी झील में, किसी भी तरह की चीजों वहां पे आप स्टोर कर लिए, फिर वहां से आप जो है खेतों में जल ले जाकर के उसका इस्तेमाल करो, तो उस खेती को शुष्क खेती, ड्राई फार्मेशन का नाम दिया जाता है, ड्राई फार्मिंग का नाम दिया जाता है। ठीक है, करा सिंचित या नम खेती। अच्छा, ये तो हो गया असिंचित खेती। अब बात आती है सिंचित खेती क्या होता है, सिंचित या नम खेती। तो सिंचित को बोलते हैं वेटलैंड, सुना ना, जैसे आर्द्र भूमि, दलदली भूमि को कहा जाता है, तो वेट से याद रखेगा वेट फार्मिंग,
करा सिंचाई के द्वारा खेती करना, भाई जिस खेत में सिंचाई के द्वारा खेती होती है, वर्षा के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भरता नहीं है, हुई तो ठीक है, नहीं है तो हम अपने हिसाब से खेतों को सींच लेंगे, तो सिंचित खेती का नाम दिया जाता है। एक है चबूतरेदार खेती। चबूतरेदार में क्या होता है, टेरेस फार्मिंग होता है। इसमें क्या होता है कि पहाड़ी क्षेत्रों पर जो ढाल होते हैं, सबसे पहले ढाल को एक चबूतरा नुमा बनाते हैं, सीढ़ीदार खेती भी इसको नाम से जाना जाता है, तो उसको याद रखेगा, इसको टेरेस फार्मिंग भी कहा जाता है। एक और खेती का प्रकार है सघन खेती, ठीक है, सघन खेती और विस्तृत खेती। कई लोग समझते हैं सघन और विस्तृत एक ही है, बट अंतर है दोनों में अंतर है। मैं अंतर आपको बताता हूं, देखिए दोनों का लिखा हूं अलग अलग मैटर, तो ध्यान दीजिएगा। सघन खेती की जैसी बात आती है तो याद रखिए किसी छोटे से खेत पर लगातार खेती करना, लगातार, एक भी बार रुकना नहीं, अब ये बो दें, ये काट दिए, चलो ये बो दिया जाए, ये काट दिया तो चलो ये बो दिया, लगातार सघन खेती करा। एक छोटे से खेत पर लगातार खेती करना। अगर उस जगह के मिट्टी की उर्वरकता समाप्त हो गई हो तो खाद डाल कर खेती करना, लेकिन रोकना नहीं, एक बार भी खेत को परती नहीं छोड़ेंगे। अगर उसकी उर्वरता शक्ति खत्म हो गई है, नाइट्रोजन, फास्फेटी उर्वरक, जो भी उर्वरक होंगे, जितने कीटनाशक होंगे, सब लाके डाल देंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं, लगातार करते रहेंगे, ठीक है। करें खाद्य, उर्वरक, सिंचाई, इन सब का अधिकतम प्रयोग किया जाए, उसे सघन खेती का नाम दिया जाता है। लिख रहा है ऐसी खेती से अधिक उपज यानी जो अन्न है वो प्राप्त करना ही एकमात्र लक्ष्य होता है। भाई हर बार अन्न मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा तभी होता है क्योंकि ऐसी क्षेत्र जहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, वो परती नहीं छोड़ सकते, उन स्थानों पर ऐसा कार्य किया जाता है। जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, वहां पर चावल की खपत बहुत ज्यादा है, तो इसलिए दोस्तों ऐसे जगहों पर सघन खेती की प्रक्रिया चलती है। एक दूसरा दोस्तों विस्तृत खेती, ध्यान दीजिएगा, करा सघन खेती के ठीक विपरीत है। इसमें कृषि विधि में बड़े आकार के जोतों वाले क्षेत्रों में, बड़े आकार का जोत मतलब जो बड़े बड़े खेत हैं, मतलब किसी किसान के पास 100, 200, 300 बीघे खेत हैं और वो खेती करवाता है, लेकिन आदमियों के सहयोग से नहीं, पशुओं के सहयोग से नहीं, वो पूरी तरह से मशीनों पर डिपेंड है, वो पूरी तरह से मशीनों पर डिपेंड है। बड़े बड़े मशीनों के द्वारा खेती की जाती है, उसे हम विस्तृत खेती का नाम देते हैं। जो बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज है, अमेरिका वगैरह, वहां पर इस तरह के खेती की जाती है। करा उर्वरकों का कम प्रयोग किया जाता है, कम श्रमिक होते हैं, कम पशु शक्ति होता है, लेकिन मशीनें ज्यादा होती हैं, उत्पादन भी उनका ज्यादा होता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला है वाणिज्यिक कृषि यानी कॉमर्शियल। अब जब कॉमर्शियल की बात ही आ गया, मतलब कि हम अपने लाभ के लिए, ये हमारा बिजनेस है। वाणिज्यिक खेती मतलब क्या है, हमारा बिजनेस, हम खेती केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा बिजनेस है, तो ये चीजें देखिए दे रहा है। करा इसमें कृषि निवेश को ध्यान में रख करके, यानी इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रख करके खेती किया जाता है कि भाई इतना पैसा लगाया, इतना निकालना है हमको, इतना चाहिए प्रॉफिट, कैसे भी करके दो। हाँ, करा इसके अंतर्गत अच्छी क्वालिटी के बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? अरे खराब बीजों का इस्तेमाल करेंगे तो उत्पादन घट जाएगा, तो उत्पादन ज्यादा रहे इसके लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी के बीजों का इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। क्यों? उनको प्रॉफिट से मतलब है, उनको और किसी चीज से मतलब नहीं, उनको उत्पादन से मतलब है। करा यह कृषि बाजार की मांग पर आधारित होता है। मार्केट में जिस चीज का डिमांड है, खेती उसी चीज का होगा। मार्केट में डिमांड के आधार पर यहां खेती की जाती है। उदाहरण, अगर मैं हरियाणा और पंजाब में बात करूं तो वहां की जो चावल है वो वाणिज्यिक फसल के रूप में गिनी जाती है। क्यों? सबसे ज्यादा डिमांड है चावल की। आप पश्चिम बंगाल में चले जाओ, चावल का बहुत ज्यादा डिमांड है। पश्चिम बंगाल जो है चावल के उत्पादन में पहला स्थान भी रखता है। हालांकि प्रति हेक्टेयर की बात करें तो पंजाब का नाम आता है, गेहूं चावल दोनों में, लेकिन इसको याद रखिए। वहीं आप बगल में पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो वहां चावल की वाणिज्यिक खेती होती है, और ठीक उसके बगल में उड़ीसा राज्य है, वहां चावल की जीविका खेती होती है, मतलब लोग जीने खाने के लिए केवल चावल की खेती करते हैं, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। एक खेती है दोस्तों बगानी या फिर रोपड़ कृषि, ठीक है। तो बगानी को यहां पर प्लांटेशन कहा गया, प्लांटेशन फार्मिंग। करा इस प्रकार की खेती बागानों में किया जाता है। चाय के बाग देखा आपने ना, बागान, तो बागानों में किया जाता है। विशिष्ट प्रकार की फसलों या फिर एकल फसलों जैसे रबड़ हो गया, नारियल हो गया, चाय हो गया, काफी हो गया, काजू हो गया, केला हो गया, इन सभी चीजों की खेती की जाती है। बगानी या फिर रोपड़ कृषि के नाम से जाना जाता है। इसमें भी उन्नत बीजों का इस्तेमाल किया जाता है, आधुनिक तरीके से खेती की जाती है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला दे रहा है रोपड़ कृषि। ये तो आप बगानी को अलग से पढ़ो, रोपड़ मैं आपको अलग से बता दे रहा हूं। करा रोपड़ कृषि
अधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से बड़े जोतों पर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें रोपना पड़ता है। आपने देखा होगा धान की रोपाई, तो धान के इतने छोटे छोटे पेड़ आते हैं, ठीक है, पेड़ नहीं कर सकते, पौधे आते हैं, उनको डायरेक्ट जो है लगाया जाता है खेतों में, तब धान की रोपाई होती है। ठीक है, ये गेहूं की तरह नहीं होता है कि बीज छींट दिया और आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखें। लिख रहा है कि रोपण कृषि अधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से बड़े बड़े जोतों पर की जाती है। इससे प्राप्त सभी उत्पाद उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। भारत में औषधियों और सुगंधित पौधों की अधिकता है, जिसके कारण इसका रोपण पर ध्यान दिया जा रहा है। आप देखो, अगर चले जाओ उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में चामोली जिला है। ठीक है, अगर उस साइड जाके देखेंगे तो फूलों की खेती होती है। तो जगह जगह पर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, कहीं फूलों की खेती हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। तो रोपण वाली जो खेती है उसके लिए भी भारत सरकार सोच रही है और बढ़ावा दे रही है। भारत सरकार ने इसकी महत्ता को देखते हुए 9000 से अधिक पादपों की पहचान करके उनका दस्तावेजीकरण किया है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो चीजें रखी गई हैं उनका मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा, भारतीय बाजार में भी उसका मांग बहुत ज्यादा है और जो विश्व बाजार है उसमें भी इसका डिमांड बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो याद रखेगा। अगला है जैविक कृषि, यानी भारत का भविष्य, या मैं कह दूं कि पूरे दुनिया का भविष्य यही है, जैविक खेती। ठीक है, यानी ऑर्गेनिक खेती में क्या है? ऑर्गेनिक तरीके से आपको खेती करना। क्या हुआ कि द्वितीय हरित क्रांति या कह लो प्रथम हरित क्रांति के बाद से कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग या रासायनिक खादों का प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से जल प्रदूषण भी बढ़ा, मृदा प्रदूषण भी बढ़ा, व्यक्तियों के शरीर में रोग भी पनपने लगे, बहुत सारे नुकसान थे। धीरे धीरे लोग जो है जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, जो इन सब चीजों के पहले हुआ करती थी। ठीक है, यानी जैविक तरीके से खाद बनाना। कैसे? जैसे जो घर के अपशिष्ट है, साग सब्जी वनस्पतियों का अपशिष्ट है, किसी पेड़ पौधे का अपशिष्ट है, किसी जीव के अपशिष्ट है, मल है, मूत्र है, उन सबको मिला करके कंपोस्ट करके खाद तैयार किया जाता है और उसको जो है खेतों में प्रयोग किया जाता है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है। ठीक है, करा इसमें शैवाल, बैक्टीरिया, इन सब चीजों का भी इस्तेमाल किया जाता है। करा कीटनाशकों और खरपतवार नाशकों के स्थान पर बायोपेस्टिसाइड, जैसे जिसको जैव कीटनाशक कहा जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्राइसोपा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग है। गोबर खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद, पशु अपशिष्ट, फसलों और सब्जियों के अपशिष्ट, इन सभी का इस्तेमाल जैविक खेती में किया जाता है। भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना अक्टूबर में 2004 में लॉन्च की गई। ठीक है, इसके तहत भारत सरकार खुद जैविक खेती को लेकर के बड़ा जो है चीजें बना रही है, नियम कानून बना रही है। भारत का जो कृषि अनुसंधान परिषद है, जो दिल्ली में है, ठीक है, जिसका नाम पूसा संस्थान है, पहले बिहार में हुआ करता था वो, और जो कृषि एवं सहकारिता विभाग है, ये लोग भी जैविक कृषि के लिए धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं और जो है तमाम नीतियों का निर्माण कर रहे हैं। विश्व स्तर पर एल्बर्ट हावर्ड को इसका जनक कहा जाता है, जैविक खेती का जनक कहा जाता है। पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा में, हर बार हरित क्रांति पूछता है, कभी आपसे यह भी पूछ सकता है कि जैविक खेती का जनक किसे कहा जाता है, तो एल्बर्ट हावर्ड को जैविक खेती का जनक कहा जाता है। ठीक है, और विश्व में सबसे पहले जैविक खेती लाने का काम या जैविक खेती पर दुनिया को जो है अपनी तरफ आकर्षित करने का काम जो किया है वो क्यूबा देश ने किया है। क्यूबा, याद रखेगा, क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, तो याद रखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक अलग खेती है दोस्तों, जल कृषि। ठीक है, वैसे मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था, बट पता चला तो बड़ा अच्छा लगा। एक्वा कल्चर के नाम से जानते हैं। एक्वापोनिक अलग होता है, एक्वापोनिक अलग होता है। ठीक है, वो अलग फार्मिंग है। ये मैं बोल रहा हूं जल कृषि। सुनिए, करा जलीय जीवों का पालन करना, संवर्धन करना, उनका उपभोग करना। लेकिन ये मत्स्य पालन से अलग है, मछली पालन जो होता है उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये जो जल कृषि है ना, ये जल कृषि समुद्रों में भी किया जाता है, सागर में किया जाता है, नदियों में किया जाता है, झरनों के पास, तालाबों में, हर जगह किया जाता है, झीलों में, हर जगह होता है। ठीक है, हाँ, अंतर यह है कि यहां पर उभयचरों को नहीं शामिल किया जाता, उभयचरों को नहीं। जैसे मेढक है, वो बाहर भी, स्थल पे भी है, जल पे भी है, तो केवल जली वाले जंतु को रखा जाता है। जैसे मेढक है, उनको नहीं रखा जाता। मगरमच्छ है, उनको भी नहीं रखा जाता। ठीक है, कछुआ है, उनको भी नहीं रखा जाता। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एक है एक्वापोनिक, ये उसी से संबंधित है लेकिन थोड़ा सा अलग है। एक्वापोनिक में क्या है कि ऊपर खेती किया जाता है, नीचे क्या है, जलीय जीव रहते हैं, और उसी जल को उठा करके इस खेतों में इस्तेमाल किया जाता है। फिर वही खेतों से कहां जाते हैं, नीचे तक आ जाते हैं। तो पूरा का पूरा एक टैंक बना होता है, उस टैंक पर एक खेती किया जाता है, एक्वापोनिक इनको बोला जाता है। तो लिख रहा है इसके बारे में, करा इस तकनीक के अंतर्गत किसानों द्वारा पौधे उगाने के साथ साथ मत्स्य पालन भी सम्मिलित है। नीचे मछली पालन, ऊपर पौधे उगाए जा रहे हैं। ठीक है, वैसा जैसा ऊपर से ट्रेन आती है, नीचे से गाड़ियां चलती हैं। ठीक है, ऐसा आपने कई जगह
देखा होगा, या ऊपर से गाड़ियां चलती हैं, नीचे से ट्रेन आता जाता है, ऐसा आपने देखा होगा ना पुल, ठीक है, उसी तरीके से भी है। करा इस तकनीक में एक ही टाइम में मछली और पौधे एक साथ वृद्धि करते हैं, ऊपर ऊपर पौधा बढ़ रहा है, नीचे मछलियां बढ़ रही हैं। करा इस तकनीक की शुरुआत भारत में गुड़गांव जानते होंगे, हरियाणा में पड़ता है, वहां पर एक किचन गार्डनिंग किया गया, उस अवधारणा के तहत इसकी शुरुआत की गई। इस विधि में उर्वरकों की कोई आवश्यकता नहीं होती, जरूरत ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो नीचे मछलियों का जल है, ठीक है, जिसमें मछलियां तैर रही हैं, उनके जल में बहुत सारे अपशिष्ट होते हैं, उसी जल का प्रयोग ऊपर किया जाता है, तो उससे भी फायदा मिल जाता है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, समुद्री शैवाल कृषि, ये क्या होता है, इसको इंग्लिश में सीवेड फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। करा है कि समुद्री शैवाल एक तरह की वनस्पतियां हैं, इनका इस्तेमाल औषधियां बनाने में, इनका बिजनेस भी किया जाता है, भोजन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उस तरह से खेती की जाती है। भारत में समुद्री शैवाल की खेती कच्छ के खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी गुजरात के पास है, खंभात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी के पास में, ठीक है, लक्षद्वीप में, इन सभी स्थानों पर किया जाता है। करा भोजन में उपयोग किए जाने वाले समुद्री शैवालों में विटामिन और खनिज बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। आपने नाम सुना होगा क्लोरेला का, ठीक है, क्लोरेला नामक शैवाल को केविन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त खाना लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहां खाना तो बनाएंगे नहीं, तो वहां पर वो ऐसे फूड लेके जाते हैं जो ज्यादा समय तक चले, तो याद रखिए वही भेजा जाता है। भोजन के अलावा शैवाल का उपयोग ईंधन आपूर्ति में भी किया जाता है, कैंसर के इलाज में भी किया जाता है, उर्वरक बनाने में भी किया जाता है, सौंदर्य प्रसाधन की जो सामग्री है उसमें भी शैवालों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है समझ में तो आ ही रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है सहकारी कृषि, कोऑपरेटिव फार्मिंग। इसमें क्या होता है, बहुत सारे किसान अपने अपने खेतों को एक साथ मिला देते हैं और जिस चीज का डिमांड होता है उसका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, यह होता है सहकारी कृषि, ठीक है। करा इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति आपस में मिलकर एक व्यावसायिक संगठन बना लिया, भाई चलो तुम्हारे पास 10 बीघे खेत है, तुम्हारे पास 5 है, तुम्हारे पास 2 है, इनके पास 1 बीघे है, ठीक है, ऐसे करके सब लोगों ने एक बड़ा जोत बना लिया और उस पर खेती करते हैं, ठीक है। तो उनको सस्ता पड़ेगा ना, क्योंकि जब वो पर्टिकुलर जिस चीज का डिमांड है उस चीज की खेती करेंगे तो कहीं ना कहीं आय बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। कह रहा है कि तब ये कार्य होता है, कह रहा है बाजार की मांग या स्वयं पूर्ति हेतु ऐसे कार्य किए जाते हैं। सहकारी कृषि में वे लोग भी शामिल हो सकते हैं जो केवल कृषि मजदूर या भूमिगत मजदूर हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, वो भी आके जुड़ सकते हैं, क्योंकि उनको भी एक हिस्सा दिया जाता है, ठीक है। भाई वो उनके पास खेती नहीं तो काम करें, ठीक है, बस ये चीजें हैं। अगला है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि कई बार परीक्षा में आ चुका है, मिक्स्ड फार्मिंग। इसमें याद रखें, मिश्रित कृषि में ऐसा नहीं कि 2 फसलों को उगाया जाता, लोग अक्सर यही समझते हैं। याद रखें, मिश्रित कृषि का मतलब यह है कि खेती के साथ साथ पशुपालन करना, उसको मिश्रित कृषि कहा जाता है। परीक्षा में जितने बार भी पूछा है 80% लोग या 85% लोग इसको गलत करके आते हैं, माइंड में नहीं बनती बात, ठीक है। मिश्रित कृषि, उनको लगता है कृषि में यार पशुपालन थोड़े आएगा, लेकिन आता है। याद रखें, देखिए लिख रहा है कि जब एक ही स्थान पर फर्म पर फसल उत्पादन की क्रिया के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी किया जाता है तो उसे मिश्रित कृषि का नाम दिया जाता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, क्योंकि काफी ज्यादा था तो मैंने कहा कि चलो इतना ही पढ़ा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों ये चैप्टर आपका मे बी एंड हो जाए, ज्यादा कुछ बचा नहीं है, मोटी मोटा कुछ और बातें वो बताऊंगा, ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। देन लास्ट में 2 चैप्टर बचेगा, मैंने आपको पहले बता दिया हूं, ठीक है। एक तो आपका बचेगा उद्योग, दूसरा बचेगा परिवहन, ठीक है। तो उसमें से मैं कोई भी एक चैप्टर स्टार्ट करूंगा और बहुत जल्द आपका इंडियन ज्योग्राफी समाप्त होने वाला। बड़ी खुशी हो रही होगी आप सभी को, बिल्कुल हो रही है। और बाकी के सब्जेक्ट भी आप सभी पढ़ते चलिए। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, भाई मुझे पता चलता है कितने लोग वीडियो को शेयर करते हैं, किया करिए। मैं अगर निस्वार्थ भाव से आपके साथ लगा हूं तो आप भी अपना भाव दिखाइए, कम से कम इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, अपने फेसबुक पर, कहीं भी आप वीडियो को शेयर कर दिया करिए। अगर आप डाउनलोड करके भी पढ़ते हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यार देखो मेरे लिए मायने रखता ना कि आप पढ़ो, लेकिन आपके लिए क्या मायने रखता, आपके लिए तो ये भी मायने रखता है ना कि नितिन सर ऐसे पढ़ाते रहें और आगे ग्रोथ भी करते रहें, ताकि हम लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी चीजें देते रहें। अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो बताइए कैसे मैं कॉपी से कैमरा पे गया होता, कैमरे से बोर्ड पर आया होता, बोर्ड से वेबसाइट पे गया, वेबसाइट से एप्लीकेशन पे आया। ये सब चीजें आपको दिया जा रहा है, इसके पीछे पूरी टीम काम कर रही है। सहयोग करिए दोस्तों, इतना ही निवेदन आप सभी से, इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ कहना चाहता। आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।